हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो कैसे आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं और आप आईटी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। बेसिकली आपको क्या क्या प्रॉब्लम और इशू फेस करने पड़ सकते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। प्लस मैं आपसे बात करूंगा कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी होगी, और आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा, स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्पफुल होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट दी प्लेलिस्ट। आपको आपके काम के वीडियोस ऐसे ही इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन दी वीडियो। तो बात करता हूं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की, कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जो है कैसे तैयारी करनी है, कैसे फेस करना है इसको। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगा पेशेंस की। अगर आप जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो ये कोई बहुत ही बेकार बात नहीं हो गई या बहुत ही खराब बात हो गई कि अब तो आपकी लाइफ खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत स्ट्रगल रहेगा। ऐसा कुछ नहीं सर। पहले तो वही माइंडसेट का गेम है। पहले तो आपको जो है अपना माइंडसेट नेगेटिव से पॉजिटिव करना पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बहुत बड़ा मार्केट है, राइट। ये सोचो कि बहुत अच्छी बात हुई है, आपके पास एक पूरा ओशन है। अब आप पूरे समुद्र में जो है आराम से कहीं भी रिज्यूमे भेजें और जो मन चाहे वो आप जॉब ले सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, स्ट्रगल भी रहता है, मानता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जॉब लगेगी ही नहीं, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ आपको। मैं भी जो है 2009 का पास आउट हूँ, प्लस टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से पास आउट हूँ। मैं भोपाल से मैंने इंजीनियरिंग पास आउट की है 2009 में। तो उस टाइम कितना रिसेशन था, राइट। जब आप जो है सुनते हैं अभी का मार्केट सही नहीं चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि 2008-2009 में कैसी स्थिति होगी। और उस टाइम पर जो है जॉब सर्च की थी मैंने, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरा, और इसके बाद से करियर चल रहा है। तो सारे पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा आगे वीडियो में। तो पहले तो आपको माइंडसेट आपका सेट रखना है। हाँ, मुझे आईटी में जाना है। बहुत बार क्या होता है, इंजीनियरिंग के बाद या आपने एमसीए किया है तो उसके बाद ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की जाए, क्योंकि जो वो एज होती है वो ऐसी होती है कि ज़्यादातर आप देख के काम करते हैं लोगों को कि यार वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, वो आईटी में चला गया तो मैं भी चले जाता हूँ। तो पहले तो आप अपना माइंडसेट जो है स्टेबल कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आपका माइंडसेट डन है कि आपको आईटी में ही आना है, तो फिर किसी भी न्यूज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट ख़राब चल रहा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है, राइट। जो चैट जीपीटी आ रहा है वो पूरा मार्केट खा जाएगा, आईटी का कुछ नहीं होगा सर। बनाने वाले भी आईटी वाले ही हैं। तो ये सारी चीज़ें को आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बट आपने डिसाइड कर लिया है आईटी में जाना है, तो बस आप लगे रहिए, डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। तो जब आप ऑफ कैंपस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उसकी तैयारी में लग जाते हैं, तो क्या होता है कि टाइम इतना तेजी से निकलता है कि आपका गैप होने लगता है, कहीं ना कहीं ईयर गैप हो जाता है। कभी आपकी जॉब जो है 2 महीने में भी लग सकती है, 5 महीने में लग सकती है, 6 महीने में, 10 महीने में, राइट, 12 महीने भी हो जाते हैं। तो ये ईयर गैप को लेके भी बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव हो जाते हैं कि यार मेरा तो अब जो है 10 महीने का गैप हो गया है, तो अब मुझे कैसे जॉब मिलेगी, मैं कैसे फ्रेशर में अप्लाई करूंगा। तो ये ईयर गैप भी कोई मैटर नहीं करता। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था ईयर गैप पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिज्यूमे रेडी करना है। सबसे पहले तो आप अपना रिज्यूमे रेडी कीजिए, राइट। उसको क्लियर कंसाइज रिज्यूमे बनाइए, क्लियर होना चाहिए। ज़्यादा यहाँ वहाँ की चीज़ें मैं तो रखता नहीं रिज्यूमे में। जो भी क्लियर चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, सेक्शन है, वो मेरे लिमिटेड रहते हैं। आप चाहें तो ये पुराना वीडियो है मेरा रिज्यूमे पे, ये चेक कर सकते हैं। तो रिज्यूमे आप बनाने का ट्राई कीजिए अच्छा सा, उसमें आपकी स्किल सेट दिखाइए, अच्छी टेक्नोलॉजी दिखाइए, एक प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका, करेक्ट। एक रिज्यूमे बनाने के बाद जो है इसको आपको नौकरी पे, मॉन्स्टर पे, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हैं उस पर आपको एक्टिवली अपडेट करना है डेली। नौकरी पर तो डेफिनेटली आपको अपडेट करना है, राइट। इसके बाद तो जितने भी जॉब पोर्टल हैं आपको एक्टिवली वहां पे जो है अपडेट करना है ये रिज्यूमे। ये तो एक बेसिक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आपसे बात करूंगा स्किल सेट की। तो जो आपका स्किल सेट है, पहले आपको देखना है कि आपका स्किल सेट जो है किस में आपको जाना है, राइट। तो जो भी आपके कैंपस में कंपनीज आई होंगी, आप बैठे होंगे, हो सकता है 2-3 कंपनी में, आपका नहीं हुआ, या आपने देखा होगा कि लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपने उनकी रिक्वायरमेंट देखी होंगी, आपने कुछ तो देखा होगा, राइट, आपके कॉलेज में कि क्या क्या वो रिक्वायरमेंट करती है। तो वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं पूरी जो आपने देखी थी, वो आपको अब जो है प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब आप आ चुके हो ऑफ कैंपस वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको वो प्रिपेयर करना है। अगर वहां पे रिटन टेस्ट होता था तो रिटन टेस्ट में वो क्या क्या पूछते थे, क्या उसमें डीएसए पूछते थे, क्या एप्टीट्यूड था, रीजनिंग थी, राइट,
ऊप्स था तो कितना ऊप्स था, सीक्वल था तो कितना सीक्वल था, यूआई था, जेएस था, जावास्क्रिप्ट था तो वो किस लेवल तक का था, राइट। तो बेसिक चीज बेसिकली आपको सबकी जो है रेडी रखनी है। आपको ऊप्स पढ़ लेना है, आपको सीक्वल का बेसिक आना चाहिए, राइट। आपको जो है डीएस से पढ़ना है बेसिक। आपको रिटर्न में जो है जो भी वहां पे पूछते थे, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, थोड़ा बहुत आपको मैथ्स जो है रेडी रखना है। तो ये सारी चीजें आप कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि आपके पास देखो टाइम है, आपका ऑफ कैंपस स्टार्ट हो गया है तो अब आपके पास टाइम है। आप कैसे भी जो है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, दिन रात आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि कब आपको कॉल मिले या आपको पता नहीं। आपको डेली यही काम करना है कंटिन्यू, जब तक आपको कॉल नहीं मिल जाता, राइट। तो जो ये आप सेकंड है स्किल सेट अगर आप रेडी रखेंगे तो इसका मतलब आप अपने आप को रेडी रख रहे हैं। जब भी कॉल आ जाए तो आपको कोई ऐसा टेंशन नहीं रहेगा, हड़बड़ाहट नहीं रहेगी कि अरे यार मेरे को तैयारी करनी है, क्योंकि आप रोज तैयारी कर रहे हो। तो ये जो है आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। तीसरा पॉइंट होता है फिर अपना जो है प्रोजेक्ट। तो जो आपने प्रोजेक्ट लिखा है रिज्यूमे में उसको आप पढ़ लें अच्छे से, उसके आप जो है पूरे पॉइंट्स आप कनेक्ट कर लें कि रिज्यूमे में क्या लिखा था मैंने, प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करता है। आप उसको समझाना आना चाहिए बेसिकली, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपके पास इतने सारे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट पे आपने काम किया हो कंपनी के। तो आपके पास एक दो प्रोजेक्ट रहेंगे जो आपने कॉलेज में किए हैं या आपने खुद से तैयारी की है, राइट। तो अगर आपने खुद बनाया है, प्रोजेक्ट अच्छा है, तो आप उसको गिटहब पर भी डाल सकते हैं। अगर वो दिखाने लायक है आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं रिज्यूमे में गिटहब पर। बट अगर इनकेस आपने नहीं बनाया, बहुत बार ऐसा होता है, देखिए रियलिस्टिक बात करते हैं कॉलेज की, तो कॉलेज में नहीं बनाते हैं कई लोग प्रोजेक्ट, राइट। वो यहाँ वहां से छाप के लिख देते हैं रिज्यूमे में या हो जाता है उनका काम। तो अगर वैसा भी किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने लिख दिया है, बट आप उसको समझो कि वो प्रोजेक्ट है क्या, उसको बनाया क्या है प्रोजेक्ट को, राइट। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, बैकएंड किस पे था, फ्रंट एंड किस पे था, डेटाबेस में क्या यूज किया था, राइट। आपका क्या रोल था। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो सारे सबसे पहले क्लियर कर लो, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी के ऊपर आएंगे, वो इसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैनल से। जो आपका प्रोजेक्ट क्या था, पहले आप प्रोजेक्ट समझाओ, फिर प्रोजेक्ट जो आप बताओगे कि चलो मैंने जो है C++ पे बनाया था या मैंने जावा पे बनाया था, तो अब इसके बाद वहीं से ही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, राइट। फिर आपकी जो है सबसे फेवरेट टेक्नोलॉजी कौन सी है, आपको किस में इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप एक रीड करके अपने माइंड में रख लो कि यार ये सारी चीज़ें अगर आई, किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं तुरंत बता सकता हूँ। तो ये एक पॉइंट था आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये आपको रेडी रखना है, ये भी बहुत हेल्प करेगा। फिर इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आता है नेटवर्किंग, रीच आउट, कि आप कैसे कंपनी को रीच आउट करेंगे, आपकी नेटवर्किंग कैसे बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए आपको क्या करना है सर, एक आइडिया बता। तो सबसे पहले तो आप अगर अपने घर पे हैं तो वहां से जो है आपको निकलना पड़ेगा। मतलब मैं परमानेंट शिफ्ट होने का नहीं बोल रहा हूं, बट आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले किसी मेट्रो सिटी में जहां पे आईटी हब है, जैसे आपका बेंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है, मुंबई है, दिल्ली है, मतलब जहां भी कोई आपकी कनेक्टिविटी है, या आपको सिंपली जो है अपॉर्चुनिटीज पता है कहाँ कहाँ ज़्यादा मिलती हैं। सपोज बेंगलोर है तो आपको बेंगलोर आना चाहिए, हैदराबाद है, जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे जाना है और अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं आपको, वहाँ आप जरूर जाइए। वहाँ पे रहना पड़ेगा आपको जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती। तो आपको मैक्सिमम 6 महीने लग जाएगा, 10 महीने लग जाएगा। तो आपको ये कंटिन्यू टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैं भी था तो 2009 में तो इतनी हालत ख़राब थी, बट मैं 2010 में बेंगलोर आया था। तो बेंगलोर आके जो हमारा रूटीन था, देखिए इतने ज़्यादा तो फैसिलिटी नहीं थी जो आज है कि आपके पास व्हाट्सअप्स हैं, आपके पास सारे चीज़ें आपको नेट पे मिल जाती हैं। उस टाइम तो छोटे मोबाइल होते थे सर, नोकिया के, राइट, 1200-1100। तो उसमें वो मैसेज आते थे, क्योंकि आपको पीजी में रहना पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा जहां पर सेम कैटेगरी के लोग हों, जो सारे जॉब सर्च कर रहे हों, राइट, या जो आईटी से रिलेटेड लोग रह रहे हों। तो जो आप हॉस्टल में रहेंगे वहाँ पे ऑब्वियस है कि जो जॉब सर्च करने वाले हैं, जॉब सीकर हैं, वो भी आए होंगे अलग अलग जगह से। कोई हैदराबाद से आया होगा, कोई चेन्नई से आया होगा, कोई मुंबई से आया होगा, राइट, भोपाल है, इंदौर है, दिल्ली है। तो वो सब से जब आपकी कनेक्टिविटी होगी, उसको कहते हैं सर सही नेटवर्किंग। वो आपका बहुत बढ़िया नेटवर्क बनेगा। और वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स भी होंगे जो उस पीजी में रह रहे होंगे, क्योंकि बैचलर है तो बैचलर आदमी जो है ऐसे तो नहीं रहेगा सिंगल फ्लैट लेके, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी, बहुत सारे फ्रेंड्स के आपको रिलेटिव मिल जाएंगे, कुछ रिलेशन मिल जाएगा, आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। वहाँ आपका रिज्यूमे भेजना बहुत ईजिली रहेगा। आप रेफर करवा सकते हैं रिज्यूमे, कैसे भी वो रेफर कर देंगे, क्योंकि उसमें उनका भी बेनिफिट है। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है
पैसे भी मिलते हैं। जो रेफर करता है उस एम्प्लॉय को पैसे मिलते हैं। जैसे अगर मैं किसी फ्रेशर को रेफर करूंगा तो मुझे 20-30 हज़ार जो भी मेरी कंपनी ने डिसाइड किया है वो मुझे मिलेगा। एक्सपीरियंस वाले को रेफर करूंगा तो मुझे 50 हज़ार तक मिलेगा। तो जो है ये दोनों का फायदा है, विन विन सिचुएशन है। मैं उसे रेफर करूंगा तो उसका फायदा है, वो सेलेक्ट हो जाएगा, और वो सेलेक्ट हो गया तो मेरा फायदा है कि मुझे कम से कम 25 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार कमाने का मौका मिलेगा। तो आपको रेफर करने से तो कोई मना नहीं करेगा, तो इसमें हेजिटेशन नहीं है कि भाई आप मुझे रेफर कर दो, बिल्कुल रेफर हो जाओगे आप, राइट। तो यहाँ आपको रेफर करवाना है अपने आप को, ऐसे आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। प्लस उस मेट्रो सिटी में रहने से आपको क्या होगा कि आपको कॉल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सपोज हर कंपनी में सैटरडे को मोस्टली ड्राइव चलती है, तो जिस भी कंपनी में अगर ड्राइव चल रही है, टीसीएस में ड्राइव चल रही है, तो आपको कौन बताएगा कि टीसीएस में ड्राइव चल रही है? तो ये कॉन्टैक्ट्स आपके बताएंगे, क्योंकि आप उसी सिटी में रहते हो, उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हो, सारे लोग वही सर्च करने आए हैं, तो सबकी कनेक्टिविटी रहती, पता चलता है, राइट, कि जो है आज टीसीएस में ड्राइव है, कल एससीएस में ड्राइव है। तो ऐसे जो है बंदा 9 बजे उठ के मॉर्निंग में निकल जाता है बस लेके कि ठीक है आज मेरा रिटर्न है, वहां पे मेरे को इंटरव्यू देना है। तो ये सारी प्रोसेस होती है, तो यहाँ जाना बहुत जरूरी है। एक बार आपकी जॉब लग जाए फिर आप शिफ्ट कर सकते हो, राइट। फिर आप जो सिटी भी शिफ्ट कर सकते हो, अब आप अपने घर के पास जा सकते हो, वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो, जो भी है। थोड़ा तो स्ट्रगल देखो करना पड़ेगा क्योंकि आपका ऑफ कैंपस है और आपके पास अपॉर्चुनिटी, मैं मानता हूं कैंपस प्लेसमेंट वालों से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो ये आपको यूज करनी है, ये आपको नेटवर्क ऐसे सेटअप करना है। ये तो हो गया आपको जो है ऑफलाइन का नेटवर्क जो बहुत कम आएगा। अब ऑनलाइन के नेटवर्क में भी सेम है। आप लिंक्डइन के बारे में तो आपने भर भर के सुना ही है यूट्यूब पे कि कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो लिंक्डइन पर आपको प्रोफाइल अपनी रखनी है, बनानी है, वहां पे आपको अपनी जॉब सर्च करनी है। आप जैसे ही डालेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जिस भी कंपनी का नाम, राइट, वहां पे बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे। आपको कनेक्ट होना है लोगों से, करेक्ट। जैसे ही आप लोगों से कनेक्ट होंगे आप उन्हें अपना रिज्यूमे दे सकते हैं, वो आपको रेफर कर देंगे। जिस भी कंपनी में आपको पता चला कि यहाँ पे ओपनिंग है, आप उस कंपनी पे जाइए, वहां के पीपल में जाइए, बंदे एम्प्लॉय मिल जाएंगे उस कंपनी से रिलेटेड। उसमें से आप किसी को भी जो है भाई पिंग कीजिए, लिंक्डइन पे बोलिए कि आप मेरा ये रिज्यूमे है, फॉरवर्ड कर दीजिए, रेफर कर दीजिए मुझे, मैं जॉब ढूंढ रहा हूं। तो कोई मना नहीं करेगा, आपको लिंक्डइन पे भी रेफर कर देगा। और ऑफलाइन तो बेस्ट है, ऑफलाइन में आपके पास अपने कॉन्टेक्ट रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आपको कॉल्स मिलना स्टार्ट होगा और आपकी जो है अवेयरनेस भी बढ़ेगी इन कॉल्स के बारे में, ड्राइव के बारे में। अब इसके बाद होता है रीच आउट। रीच आउट बोले तो कंपनी को, मैक्सिमम कंपनीज पे आपका रिज्यूमे कैसे जाए। तो देखिए जिस जिस कंपनी में ड्राइव होगी वहां पे तो आपको रिज्यूमे अपलोड करना ही है उनकी साइट पे जाके। बट जो आपकी ड्रीम कंपनीज हैं, कुछ माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, या जहां भी आप जाना चाहते हैं, जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखे, आप उन सारी कंपनीज की साइट पर जाइए। वहां पे करियर ऑप्शन सब में है। आप करियर में जाएंगे तो आपको जो है बहुत सारी जॉब्स दिखेंगी। आप वहां पे सेलेक्ट कीजिए, अपना रिज्यूमे अटैच कीजिए और अपलोड कर दीजिए। तो सारी कंपनीज में आपको ये करना है, और जितनी भी कंपनीज आपने सुनी है आप तो सब में जाइए, अपना रिज्यूमे अपलोड कर दीजिए, राइट। तो पहले वाले टाइम में जब मैं था, मेरी बात बता रहा हूँ 2009 की 10 की, तो 10 कॉपी रिज्यूम की रखनी पड़ती थी बैग में। और वहां पे कई बार तो रिसेप्शन पे दे के आए हूँ रिज्यूमे कि आप सर ये रिज्यूमे रख लीजिए, क्योंकि अब जो है कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम है, तो गारंटी नहीं है कि सब लोग ऑफिस आएंगे, आपका रिज्यूमे रिसेप्शन पे आप दे दोगे तो वो अभी वर्क नहीं करेगा। बट एक टाइम पे वो वर्क करता था, अभी ये वर्क करेगा। जो ऑनलाइन चीजें हैं वो आपकी वर्क करेंगी, और कनेक्टिविटी तो डेफिनेटली वर्क करेगी कि आप रेफर करवा सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको कंटिन्यू करनी है। प्लस अब जो मैं बोल रहा था कि ऑफ कैंपस में जो है बेनिफिट होता है, तो अब देखिए बेनिफिट क्या होता है। जो मुझे लगा कि सबसे बड़ा बेनिफिट है टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है, ऑफ कैंपस में आपके पास जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एमएनसी की भी होती हैं, स्टार्टअप की भी होती हैं। क्योंकि जो कैंपस से सिलेक्शन हो गया है जिसका, उसके बाद तो 1-2 अपॉर्चुनिटी थी जो उसको मिल गई, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ज्यादा बाहर भी सर्च करेगा, वो बैठा रहेगा, ज्वाइनिंग का वेट करेगा। बट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। आपके पास स्टार्टअप भी आएंगे, आपके पास एमएनसी भी आएगी, मिड लेवल की कंपनी भी आएगी। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आपको कहाँ जाना है, राइट। अगर आपको स्टार्टअप मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप वहां पे पैसे ना देखें इतने ज्यादा कि मेरे को तो सीधे 1 लाख से ज्वाइन करना है, 10,000 मिल रहा, 15,000 मिल रहा, वो भी आप ले लो। स्टार्टअप में आपको क्या होगा कि पूरी फंक्शनैलिटी देखने को मिलेगी, पूरा वर्क फ्लो सीखने को मिलेगा। तो ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एमएनसी में इतनी ज्यादा एक्सेस नहीं मिलेंगे आपको। एमएनसी में अगर आप चले भी गए तो हो सकता है कि 6 महीने तक तो आपकी कुछ ट्रेनिंग चलती रहे, 3-4 महीना बेंच पे रहो, राइट। फिर 3 महीने की ट्रेनिंग हो, इसके बाद 1 साल बाद जाके आपको प्रोजेक्ट मिले। उसमें भी पता नहीं कि वो टेक्नोलॉजी आपको पसंद आए कि ना आए। आप जाना चाहते थे डेवलपमेंट में, आप पहुंच जाओगे टेस्टिंग में,
या कोई सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो 1 साल तो आपका पूरा विदाउट वर्क गया, आपने वहां कुछ नहीं किया बट आपने सैलरी ली, तो आपका एक्सपीरियंस 2 साल का हो गया है, पर काम आपने सिर्फ 1 साल से स्टार्ट किया है, राइट। तो ये सारी चीजें स्टार्टअप में नहीं होंगी, मिड लेवल में नहीं होंगी। जैसे आप जाएंगे, ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी बट आपको पूरी चीज़ें देखने को मिलेंगी। डेटाबेस का एक्सेस मिलेगा, डेटाबेस कैसे राइट कर रहे हैं, राइट, डिप्लॉय कैसे हो रहा है, पाइपलाइन कैसे बन रही है, कौन सा होस्ट है, कहाँ पे होस्टिंग हो रही है, सारी चीज़ें आप देख लोगे तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको कहाँ जाना है, राइट। आपके पास चॉइस भी है लैंग्वेज की, क्योंकि जब ऑफ कैंपस में आप जाते हो तो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि पूल हायरिंग हो। कोई ड्राइव चल रही हो तो बात अलग है, वहां पे पूल हायरिंग भी हो सकती है, बट तो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के लिए भी हायरिंग होती है कि भाई कुछ बंदे जावा के फ्रेशर ले लो आप, कुछ बंदे आप टेस्टिंग में ले लो फ्रेशर, तो ये स्पेसिफिक हो गया। तो आपका स्टार्टिंग से करियर उसमें चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि फिर आपको कोई सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल रहा है, फिर आप अंदर इंटरचेंज करने का ट्राई कर रहे हो कि यार मेरे को तो ये टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, मुझे तो डेवलपमेंट में जाना था। तो ये सारी चीजें जो है उनके साथ हो सकती हैं जिनका कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो किस टेक्नोलॉजी पर काम करने जा रहे हैं। सिलेक्शन हो गया है, बाद में डिसाइड होगा, बट आपका ऑफ कैंपस में जो है मेजरली डिसाइड हो जाता है कि भाई ये इस बंदे को यहाँ पे डालना है। तो ये एक मेरे ख्याल से एक प्लस पॉइंट है आपके पास। आपको ज्यादा इसके बारे में वरी नहीं रहना है कि यार कैसे मेरा जो है सिलेक्शन होगा और क्या मैं फोकस करूं, एआई आने वाला है, कुछ भी आ जाए आपको फोकस रखना है जॉब पे, डेफिनेटली मिलेगी। और जितने भी एआई टूल्स हैं इनसे रिलेटेड भी ओपनिंग निकल रही हैं, एआई से रिलेटेड ओपनिंग, मशीन लर्निंग से रिलेटेड ओपनिंग है, पाइथन से रिलेटेड ओपनिंग है, तो बहुत ओपनिंग है। तो ये सारी चीजें थी जो आपके साथ में डिस्कस करना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।